हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 44, वो होने वाला है फुल फ्लैज क्वेश्चंस के ऊपर, जहां पर बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि इससे जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था बेटा, लेक्चर नंबर 43, वहां पर हमने ऑलरेडी देख लिया था कि किस तरीके से हम रिवोल्यूशन का फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर सकते हैं। बट नाउ आज की क्लास में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, बेटा क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ लिटिल बिट एक इंफॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता हूँ। वो ये है बेटा कि मैंने ऑलरेडी रिवोल्यूशन अकाउंट के ऊपर बेटा कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर रखी हैं। आपको करना कुछ नहीं है बेटा, आपको मेरे सेशन 2024-25 के प्लेलिस्ट में जाना है। याद रखिए, सेशन 2024-25 के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर आप देखेंगे लेक्चर नंबर 20। तो वहां पर आप पाएंगे कि मैंने स्पेशल रिवोल्यूशन अकाउंट के ऊपर कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट डिस्कस करी है, लाइक बैड डेट्स के ऊपर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर, स्टॉक अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड के ऊपर, एसेट इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, कभी लैंग्वेज में बाय, कभी एट, कभी टू लिखा हुआ रहता है। तो ऐसी एडजस्टमेंट्स को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो वहां पे मैंने प्रॉपर डिस्कस किया है। 1 घंटे की क्लास है बेटा। तो अगर आप वो वीडियो देखते हो ना, तो आपको अब जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट के ऊपर, तो कुछ एडजस्टमेंट रिवोल्यूशन से भी रिलेटेड होती है। ऑफ कोर्स वो होंगी भी, तो आपको ना उन्हें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए आप चाहें तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अभी जाकर आप इस वीडियो को देखने से पहले ही आप वो वीडियो देखकर आ सकते हो बेटा, लेक्चर नंबर 20, जो कि मेरे सेशन 2024-25 की प्ले लिस्ट में, उसको देख सकते हो। और चाहे तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी दे सकते हो। ज्यादा सुटेबल है कि अब आपने ये वीडियो ओपन कर ही ली, तो अब पॉज करके दोबारा बैक ना जाए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो को खत्म होने के बाद बेटा आप अपना लेक्चर नंबर 20 ओपन करना और उसको देखना। वहां पर आपको रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएंगे। और फिर जब हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे ना बेटा आगे, क्योंकि हमने आने वाले कुछ 3-4 वीडियोस में हमने ऑलरेडी यही क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं फुल फ्लैज से रिलेटेड, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अब स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन बेटा। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास 3 पार्टनर्स है बेटा, XYZ, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। बैलेंस शीट दी गई है बेटा 31 मार्च 2016 की, जो कि कुछ इस तरीके से है कि लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स दिए हैं बेटा 49,000 के, और रिजर्व्स दिए हैं 18,500 के। बेटा जब रिजर्व्स के आगे कुछ ना बताया जाए तो फिर ये जनरल रिजर्व माना जाता है। क्या माना जाता है? जनरल रिजर्व। हालांकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होते हैं, बट अगर सिर्फ रिजर्व लिखा है तो इट मीन्स कि वो जनरल रिजर्व है। ठीक है, 18,500 से। कैपिटल्स दिए हैं बेटा XYZ के 82,000, 60,000 एंड 75,500। टोटल करके बाहर दिया है बेटा 2,70,500। एसेट साइड बेटा कैश भी दिए हैं 8,000 रुपीज का। डेटर्स दिए हैं बेटा आपको 19,000 रुपीज के। स्टॉक आपको अनसोल्ड गुड्स दिया है 42,000 रुपीज का। बिल्डिंग आपके पास है बेटा 2,07,000 रुपीज की। एंड पेटेंट आपके पास एज यूजुअल है 9,000 रुपीज से। पेटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पेटेंट का मतलब होता है एक ऐसा लाइसेंस जो जनरली हमने किसी इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के ऊपर लिया है, कि हमारे अलावा इस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को कोई यूज ना करे। तो बेसिकली ना ये पेटेंट, ये लाइसेंस बिजनेस के लिए एसेट होता है, इसलिए एसेट साइड हमें शो हो रहा है। टोटल बेटा हमें बैलेंस शीट का दे दिया 2,85,000, 2,85,000। एंड क्वेश्चन में लिख दिया एडजस्टमेंट में कि वाई रिटायर्ड हो रहा है। तो वाई रिटायर्ड हो रहा है तो बेटा वाई का शेयर कितना है? 2/5। तो वाई का जो शेयर है तो वो है 2/5 से, और वाई क्योंकि रिटायर्ड हो रहा है तो बेटा वाई अपना ये शेयर बिजनेस में छोड़ देगा। और बिजनेस में अब आगे कौन रहेंगे बेटा पार्टनर? एक्स एंड जेड। तो वाई का जो शेयर है 2/5 वो कौन ले लेंगे? एक्स एंड जेड ले लेंगे। तो एक्स एंड जेड बेसिकली यहाँ गेन करेंगे एंड वाई सेक्रीफाइस करेगा। और ऑब्वियसली बात है, जब पार्टनर बेटा रिटायर्ड होते हैं तो जनरली हमें फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन होती है। तो अगर हमें फर्म की गुडविल गिवन है तो वहां से हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस बिजनेस में जितना भी बोलते हैं ना कि गुडविल अभी तक क्रिएट हुआ है, उस बिजनेस में बेटा वाई ने भी अपना बोलते ना पूरा एफर्ट दिया था, टाइम दिया था, ठीक है, मेहनत करी थी। ना वो रिटायर्ड हो रहा है तो उसका डिमांड
डिमांड बिल्कुल ठीक है कि मैं अब इस बिजनेस को छोड़कर जा रहा हूँ, तो प्रॉफिट लॉस जो भी है वो तो मुझे मिलने चाहिए ही, वो तो मिलेंगे ही। बट मैंने इस बिजनेस को बढ़ाने में जो योगदान दिया उसका भी पैसा मुझे मिलना चाहिए गुडविल की फॉर्म में। तो यहाँ पे ना बेसिकली देखो, वाई रिटायर्ड हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को, और कुछ इन शर्तों में फॉलोइंग टर्म्स में कि ए पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में दे दिया कि फर्म की गुडविल है 70,000। तो देखो, फर्म की गुडविल क्यों दी? क्योंकि हम यहाँ से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल सके। उसने जो हार्ड वर्क करा है, उसने जो मेहनत करी है, उसको उसका पैसा हमें कंपनसेशन के फॉर्म में देना है। तो यहाँ पर ना बेटा, जो फर्म की गुडविल से हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालेंगे और उसमें जो गुडविल हम पे करेंगे, बेसिकली वो कौन करेगा? एक्स और जेड पार्टनर, यानी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है जो आगे भी रहेंगे, वो पार्टनर्स पे करेंगे। और एक्स और जेड ही क्यों पे करेंगे? क्योंकि वाई जो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, वो बेसिकली किसको मिलेगा? एक्स एंड जेड। तो फ्यूचर में कौन गेन करेंगे? एक्स और जेड। तो एक्स और जेड बेसिकली गुडविल पे करेंगे किसको? वाई को। ठीक है। और आगे लिख दिया वाज नॉट अपेयर इन द बुक्स। तो आपको पता है फर्म की गुडविल को वैसे भी हम बुक्स में अपेयर नहीं करते, क्योंकि ये जो फर्म की गुडविल है ना, फर्म ने अपनी मेहनत से क्रिएट करी है, इसके लिए किसी को पैसे पे नहीं किए, कोई ट्रांजेक्शन इनकर्ड नहीं करी। तो जब इसकी कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो इसके कोई जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुए होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये बैलेंस शीट में भी अपेयर नहीं होती है गुडविल। ठीक है। तो हमने बेसिकली इसका ट्रीटमेंट करना है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे, कौन देंगे बेटा? एक्स एंड जेड देंगे। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बी पॉइंट, बैड डेट हो गए बेटा 2,000 रुपीज से, जो कि अब आपको रिटर्न ऑफ करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, बैड डेट का मतलब क्या होता है बेटा? बैड डेट लिंक करते हैं डेटर से। डेटर्स कौन होते हैं बेटा? एक ऐसे कस्टमर जिनको हमने गुड सोल्ड तो किया है, बट अभी तक हमें उनसे पैसे मिले नहीं। तो मीनवाइल जब तक पैसे मिले नहीं है, क्योंकि डेटर्स हमें समय दे देते हैं 1 महीने 2 महीने का, तो जितना भी समय उन्होंने दिया है, तो उतने समय तक हम उन कस्टमर्स को डेटर्स के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग में हम उन्हें डेटर्स कहते हैं। अब कल के दिन मान लो जब पैसे लेने का समय आया, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, जो भी टाइम उन्होंने दिया था, वो टाइम बीतने के बाद, स्पेंड होने के बाद, जब हमने उनसे बोला कि अब हमारा पैसा दीजिए, तो डेटर विल से कि हम आपको आपका पैसा नहीं दे पाएंगे, यानी डेटर्स मना कर रहे हैं पैसे देने से। तो ऐसे में मेरे बच्चे, रीजन कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन का खराब होना या इकोनॉमिक चेंजेस होने के कारण ऐसा हो सकता है कि डेटर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई हो, तो डेटर्स पैसे देने से मना कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर डेटर पैसे देने से मना कर दे बेटा, तो वो डेटर बेड डेट बन जाते हैं। और बेड डेट कितने के हुए बेटा? 2,000 रुपीज के, जिससे इनडायरेक्टली आपके डेटर ही रिड्यूस होंगे, यानी आपके एसेट्स में चेंज आ रहा है। तो ये जो डेटर आपके रिड्यूस हो रहे हैं, जो आपको नुकसान हो रहा है बेटा, ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे? आप अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में। सी पॉइंट में कह दिया कि पेटेंट वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस, और आपके पेटेंट ना कंसिडर्ड हो रहे हैं एज वैल्यूलेस, यानी पेटेंट की वैल्यू क्या हो रही है? जीरो बट्टो सन्नाटा, यानी पेटेंट निल हो गया, नलीफाई, जीरो। तो पेटेंट पहले कितने का था? 9,000 का, बट अब उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है, वैल्यूलेस है। तो ऐसे में बेटा हम अपने पेटेंट को, अपने एसेट को रिड्यूस करेंगे, और अगर हमारे एसेट की वैल्यू में चेंज आ रहा है, यानी हमारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो हमें नुकसान होगा। तो हम इस नुकसान को कहाँ दिखाएंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बेटा प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई बात आपको क्लियर नहीं होनी चाहिए कि रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम्स आती हैं, अगर एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज होता है तो बैड डेट से आपको नुकसान हो रहा है बेटा, आपके डेटर रिड्यूस हो रहे हैं, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है। पेटेंट्स आपके वैल्यू लेस हो रहे हैं, वैल्यू जीरो हो रही है, एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो बेटा इसकी वजह से भी आपको नुकसान हो रहा है, तो ये भी आपका रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में जाएगा। क्वेश्चन ने डिमांड रख दी कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ एक्स एंड जेड की आफ्टर वाइस रिटायरमेंट। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है। तो यहाँ पर जब बेटा हमने आंसर स्टार्ट किया ना, तो हमने डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाया, हमने सबसे पहले वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करे। बेसिकली वर्किंग नोट में हमने पहले एग्जामिनर को बताया कि गेनिंग रेशियो क्या है हमारा। तो हमने एग्जामिनर को कहा आप ये देख लो कि हमारा ओल्ड रेशियो क्या है। तो हमने पहले ओल्ड रेशियो लिख कर दिया एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड का जो बेटा हमारा ओल्ड रेशियो है वो क्या है? 2:2:1। तो हमने ना यहाँ ओल्ड रेशियो लिख दिया 2:2:1। न्यू रेशियो फिर हमने एग्जामिनर को बताया कि न्यू रेशियो क्या है। अब देखो क्वेश्चन में कहीं भी ना बेटा हमें न्यू रेशियो एडजस्टमेंट में दे ही नहीं रखा था, तो यहाँ ना हम न्यू रेशियो के अपने केसेस लगाएंगे जो हमने पढ़े थे, केस 1 केस 2। तो यहाँ पे ना बेटा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था एडजस्टमेंट में कि जो पार्टनर वाई रिटायर्ड हो रहा है, तो वाई का शेयर कौन लेकर जा रहे हैं? एक्स एंड जेड लेकर जा रहे हैं, एक स्पेसिफिक रेशियो में। कोई स्पेसिफिक रेशियो यहाँ बताया नहीं गया कि वाई का शेयर एक्स एंड जेड कौन से शेयर में लेकर जा रहे हैं। तो दैट्स वाई बेटा यहाँ पे ना न्यू रेशियो का केस 2 नहीं लगेगा, केस 1 लगेगा। और आपको पता है केस 1 कितना ईजी था? केस 1 ये कहता था कि जो बचा हुआ रेशो है ना रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में, जो आगे भी रहेंगे, उनका जो रेशो है 2:1, जो बच रहा है एक्स और जेड का, वही न्यू रेशो है और वही गेनिंग रेशो है। याद है ना?
तो यहाँ पर ना हमारा न्यू रेशो क्या हो गया, 2:1 हो गया, और बाय डिफॉल्ट ना हम इसी को गेनिंग रेशो मानेंगे। वो ऐसे बेटा, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, जो वो शेयर छोड़कर जा रहा है 2/5 से, हम ये मानेंगे कि एक्स और जेड ना अपने नए रेशो यानी बचे हुए रेशो 2:1 में ही उसका शेयर यानी 2/5 एक्वायर कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है यही न्यू रेशो है बेटा, एक्स और जेड का जो बचा हुआ रेशो है, जो रेशो बच गया वही न्यू रेशो है और वही गेनिंग रेशो है। तो सर ये तो अगर हम नहीं भी निकालते तो भी अंडरस्टूड था, यस, बट मैंने ये निकाला इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता ये वीडियो कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, तो शायद ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो चीजें भूल जाते हो, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ये चीज राइट डाउन कर दी, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर ना हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो का एडजस्टमेंट कर रहे हैं गुडविल का, कि गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो बेसिकली हमने पहले यहाँ पर बताया कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, 70,000, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखी थी, है ना। फर्म की गुडविल हमें कितनी दे रखी थी, 70,000। तो हमने यहाँ पे एग्जामिनर को बताया कि हमारी फर्म की गुडविल कितनी है, 70,000। यहाँ से बेटा हमने किसकी गुडविल निकाल ली, पार्टनर वाई की गुडविल निकाल दी। तो वाई रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, तो अगर पूरी फर्म की गुडविल है 70,000 और हमारे पार्टनर वाई का शेयर है कितना बेटा, 2/5, तो अगर हम 70,000 के मल्टीप्लाई बाई 2/5 से करते हैं तो वाई की अपनी जो गुडविल आ रही है वो आ रही है 28,000, यानी वाई को गुडविल कितनी पे करनी चाहिए, 28,000। पर वाई को ये गुडविल देंगे कौन बेटा, एक्स और जेड अपने गेनिंग रेशो में। तो हमने यहाँ पर बेटा ना देखो चार्ट में मैंने बता दिया कि एक्स विल गिव शेयर ऑफ गुडविल टू वाई एंड जेड विल गिव गुडविल टू वाई। तो एक्स भी गुडविल दे रहा है वाई को और जेड भी गुडविल दे रहा है वाई को। एक्स बोलेगा देख वाई तेरे को गुडविल मिलनी चाहिए 28,000, बट मैं तुझे उतने से ही गुडविल दे पाऊंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। तो एक्स कितने से गेन कर रहा है बेटा, 2/3। तो 28,000 का अगर हम 2/3 निकालते हैं तो ये आएगा 18,666.66 आएगा। अब आपको पता है अकाउंट्स में हम रुपीज को पॉइंट्स में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा बेटा यहाँ पर हैंडमेड कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करते हैं, अगर पॉइंट, अब देखो अगर हम पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यू है वो 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है। यस, ये 5 या 5 से बड़ी है। तो पॉइंट से प्रीवियस जस्ट जो फिगर होती है, जैसे यहाँ ये 6 है तो हम इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे यानी 18,667, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद। वैसे ही जेड भी गुडविल देगा बेटा किसको, वाई को। पर जेड बोलेगा देख वाई तेरे को गुडविल मिलनी चाहिए 28,000, बट मैं कितने से गेन कर रहा हूँ, 1/3 से। तो मैं तो तेरे को 1/3 से गुडविल दे पाऊंगा। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो बेटा सॉल्व करके ये आएगा आपका 9,333.33। अब देखो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखो, तो वो 5 या 5 से बड़ी नहीं है, वो 5 से कम है बेटा। तो पॉइंट से जस्ट प्रीवियस वाली फिगर ना सेम ही रहेगी, उसमें कोई राउंड ऑफ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो ये 9,333 आ गया। तो ये राउंड ऑफ के रूल्स होते हैं, मुझे पता है सबको पता होगा, पर मैं बेसिक से बेसिक बच्चे को भी कंसिडर करते हुए चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर हम देखो एक्स कितनी गुडविल देगा 18,667, वाई कितनी, जेड कितनी देगा 9,333। दोनों को बेटा अगर ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 28,000। तो देखो हमने एग्जामिनर को सुंदर सुंदर तरीके से चार्ट की फॉर्म में यहाँ पर समझा कर दे दिया, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर पर थोड़ा बहुत इंप्रेशन पड़ता है बेटा, इसलिए इन चीजों को ना आपने अपने आंसर्स में करना है, ठीक है। फिर इसके बाद ना अब हम वर्किंग नोट हमारे समाप्त हो गए बेटा, क्योंकि वर्किंग नोट में हमने गेनिंग रेशो भी एग्जामिनर को बता दिया। हालांकि गेनिंग रेशो आप नहीं भी निकालते तो आपको पता था जो बचा हुआ रेशो है वही न्यू वही गेन, ठीक है। बट आपको ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, तो इतना पोर्शन तो करके दिखाना ही था एग्जामिनर को कि एक्स जेड को कितनी, वाई को कितनी गुडविल देंगे और जेड वाई को कितनी गुडविल देंगे, ठीक है। फिर देखो अब हमने सेकंड पॉइंट पे अपना बनाया बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट। आपको पता है हमारे बेटा बैड डेट जो है वो हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे डेटर रिड्यूस हो रहे हैं। तो बैड डेट हमें नुकसान दे रहे हैं, इससे हमारे एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है। और पेटेंट भी बेटा हमारे अब जीरो हो रहे हैं, यानी पेटेंट की वैल्यू 9,000 से रिड्यूस हो रही है, पूरे पेटेंट हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। तो बैड डेट की वजह से बेटा हमारे डेटा यानी एसेट रिड्यूस हो रहे हैं। तो बैड डेट हमारा नुकसान हो गया, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि रिवोल्यूशन की डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है और क्रेडिट साइड इनकम की होती है। मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, रिवोल्यूशन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने प्रीवियस क्लास में ये नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। वो इसलिए बेटा क्योंकि ये फायदे नुकसान ना एक तरीके से पीएनएल में जाने चाहिए थे, बट पीएनएल अकाउंट तो हमारा बन चुका है 31 मार्च को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारी ईयरली बेसिस पे बन चुकी है। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन हमारा स्पेशल अकाउंटिंग होता है बेटा। तो अगर यहाँ कोई फायदा नुकसान हो रहा है एसेट की वैल्यू बढ़ने घटने से, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने घटने से, तो हम पीएनएल अकाउंट के जैसा दिखने वाला एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको यहाँ पे टिपिकली हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी बोलते हैं प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इट मीन्स वो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है, जिसकी डेबिट साइड एक्सपेंस की एंड क्रेडिट साइड हमारी किसकी होती है बेटा, इनकम की होती है, ओके।
अब यहाँ पर मेरे बच्चे बात देखी जाए तो जो बैड डेट्स हैं वो 2000 से हो गए, नुकसान हो गया। और जो पेटेंट है, एसेट है आपका, इंटेंजिबल एसेट, वो भी कंसिडर्ड वैल्यूलेस हो रहा था, वो भी नुकसान हो रहा था, वो भी डेबिट साइड में आया। उसके बाद बेटा हमारे पास कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि रिवोल्यूशन से लिंक करता हो। एक गुडविल था, बट गुडविल का एडजस्टमेंट हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में करते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन में नहीं होता बेटा। तो टोटल बताइए, एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड कितनी की है बेटा? 11,000 की। बट इनकम साइड आपको रिवोल्यूशन में कोई भी अमाउंट यहाँ पर दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको कोई इनकम हुई ही नहीं है एसेट्स एंड लायबिलिटी के चेंज होने से। तो डेबिट साइड बड़ी है, तो बेटा जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल, क्योंकि ये अकाउंट का बिहेवियर होता है, जो साइड बड़ी होती है अपोजिट साइड भी उसी का टोटल आता है। पर देखो क्रेडिट साइड में तो कुछ भी अमाउंट नहीं है लेस करने के लिए, है ही नहीं, कोई इनकम ही नहीं हुई। तो जितना भी बैलेंस क्रेडिट साइड में बचा 11,000, हम उसको अल्टीमेटली अपना लॉस मान लेंगे बेटा, और इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेटा करंट अकाउंट नहीं दिख रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहीं नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो नहीं हो रहा। फिक्स कैपिटल मेथड में हम बेटा पार्टनर्स के कैपिटल को सेपरेट अकाउंट पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में राइट डाउन करते हैं, बट पार्टनर्स की इनकम एंड एक्सपेंसेस को हम एक सेपरेट अकाउंट में, जिसका नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, वहां पे राइट डाउन करते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ भी करंट अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यानी पार्टनर का एक सिंगल अकाउंट बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, उसी में कैपिटल, उसी में इनकम, उसी में एक्सपेंस। तो ये जो लॉस हुआ ना बेटा, ये हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट में नहीं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होगा। तो एक्स वाई जेड के बीच में ना अगर हम 11,000 का बेटा अगर लॉस बांटेंगे ना, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। और हमारा ओल्ड रेशो क्या है बेटा? क्वेश्चन में हमें टॉप में ही गिवन था, वैसे भी वो अगर आप देखो तो क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन में टॉप में ही गिवन था 2:2:1। तो ये लॉस जो है ना बेटा, हम 2:2:1 में, यानी 2/5 2/5 और 1/5 में मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 11,000 आप काट दोगे, जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो ये 4,400 आएगा। ऐसे ही y का भी 4,400 आएगा, और z का कितना आएगा? 2,200। टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा? 11,000 फाइनली। क्योंकि बांटा तो आपने तीनों के बीच में 11,000 का लॉस है, तो अगर तीनों के लॉस का टोटल करोगे तो वो 11,000 ही आएगा। बोलो क्लियर होगी बात? द आंसर इज यस। इसके बाद बेटा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट भी समझाया था। टोटल मिला के यहाँ पे 6 चीजें आती हैं बेटा। वैसे तो हमारे मटेरियल में बेटा 5 चीजें थी, अगर आपको याद हो तो, बट मैंने बीच में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड करा दिया था, याद है कि कभी कभी पार्टनर एसेट भी लेकर जाता है। तो वैसे तो 5 चीजें ही आती हैं अमूमन, पर कभी कभी पार्टनर बेटा एसेट भी लेकर जा सकता है बिजनेस के। तो ऐसे में हमें वो पॉइंट भी कंसिडर करना होता है। तो टोटल मिला के हमारे कैपिटल अकाउंट में 6 आइटम्स आते हैं। पहला आइटम जो आता है बेटा वो आता है ओपनिंग बैलेंस। और क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज के जनरल नेचर ना जो होते हैं वो क्रेडिट नेचर से होते हैं, यानी जो लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है नॉर्मली वो क्रेडिट नेचर का होता है। तो लाइबिलिटी जितनी बढ़ती है क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी जितनी घटती है वो डेबिट होता है। तो क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारा इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट इज अवर ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ पे क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक लाइबिलिटी अकाउंट है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर हम एक्स वाई जेड की जो ओपनिंग कैपिटल है वो राइट डाउन करेंगे। और हमें ओपनिंग कैपिटल कहाँ से मिलेगी बेटा? बैलेंस शीट से। तो ये जो हमने यहाँ पर बेटा कैपिटल देखी थी बैलेंस शीट में 82,000, 60,000, 75,500, हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर बेटा कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर देंगे। तो 82,000, 60,000 एंड 75,000 हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट में आता है बेटा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। बताइए रिवोल्यूशन से क्या हुआ आपको? लॉस। तो जब आप पार्टनर्स को बेटा ये लॉस बांटेंगे तो यहाँ पर बेसिकली बेटा पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आप पार्टनर्स को ना फेवरेबल चीजें नहीं दे रहे हो, आप पार्टनर्स को ना नेगेटिव चीजें दे रहे हो। तो इनसे ना इनकी कैपिटल रिड्यूस होगी और बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो बिजनेस इन्हें डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करेगी। तो जो लॉस है ना बेटा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, वो हमारा सेकंड पॉइंट है। हमें बेसिकली रिवोल्यूशन से बेटा लॉस हुआ था, तो अब हम पार्टनर्स को लॉस देंगे तो डेबिट साइड में देंगे। लॉस की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यहाँ से बेटा कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और देखो आपने पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस कर दी, टू रिवोल्यूशन अकाउंट लिखकर ब्रैकेट में लॉस, और एक्स वाई जेड के बीच में लॉस अमाउंट उनको दे दिया, ठीक है, और कैपिटल रिड्यूस कर दी। थर्ड पॉइंट में होता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड पॉइंट में आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपनी गुडविल का। बेसिकली यहाँ पर ना आपको पता है कि हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देते हैं, तो रिटायरिंग पार्टनर को
सॉरी, रिटायरिंग पार्टनर को हम गुडविल कितनी देते हैं बेटा? 28,000 यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे वाई की हमने निकाली तो वाई की गुडविल कितनी आई? 28,000। पर वाई को जो ये गुडविल दे रहा है ना, कौन दे रहा है? एक्स एंड जेड दे रहे हैं। तो एक्स कितना दे रहा है? 18,667 एंड जेड कितना दे रहा है? 9,333। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा बेटा करेक्शन कर देना, यहाँ वाई नहीं होना चाहिए था, यहाँ वाई नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था जेड बाई जेड्स कैपिटल, क्योंकि एक्स और जेड दोनों मिलाकर गुडविल किसको दे रहे हैं? वाई को। तो इससे ना वाई का अकाउंट बढ़ेगा, और अगर वाई का अकाउंट बढ़ेगा ना तो बेटा वाई का कैपिटल क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी ना, हम वाई का अकाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। तो किसकी वजह से कर रहे हैं? एक्स और जेड की वजह से, क्योंकि एक्स और जेड गुडविल दे रहे हैं वाई को। तो बाई एक्स कैपिटल, एक्स ने अपनी कैपिटल से कितनी गुडविल दी बेटा वाई को? 18,667, और जेड ने कितनी गुडविल दी अपनी कैपिटल से वाई को? 9,333। बोलो क्लियर होगी बात? द आंसर इज यस। पर देखो, अगर एक्स और जेड वाई को अगर गुडविल दे रहे हैं, वाई का अकाउंट बढ़ा रहे हैं, तो ना वाई फिर गुडविल ले भी तो रहा है ना एक्स और जेड से, तो एक्स और जेड का ना कैपिटल अकाउंट रिड्यूस भी कर देंगे। तो टू वाइज कैपिटल कर कर हमने एक्स का कैपिटल रिड्यूस कर दिया 18,667 से, एंड जेड का कम कर दिया 9,333 से। और इसे शेडेड रीजन से बेटा इसलिए लिखा है मैंने, क्योंकि बच्चे ना यहाँ गलती करते हैं। क्या करते हैं कि देखो, एक्स और जेड के थ्रू वाई को दे तो देते हैं, पर वाई के थ्रू ना एक्स और जेड का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन पार्टनर टू पार्टनर है। तो अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गुडविल दे रहा है, तो दूसरा पार्टनर पहले पार्टनर से गुडविल ले भी तो रहा है। अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ तो आप मुझसे 100 रुपए ले भी तो रहे हो ना। तो यहाँ पर अगर हम वाई को गुडविल दे रहे हैं एक्स और जेड के थ्रू, तो वाई गुडविल ले भी रहा है एक्स और जेड के थ्रू, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था बेटा, ठीक है, दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बेटा अगर हम बैलेंस शीट में जाते हैं, तो बैलेंस शीट में ना हमारे पास देखो बेसिकली लायबिलिटी साइड 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर। हमें ना सिर्फ जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे इस प्रॉफिट को? ये फ्री प्रॉफिट होता है, इसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। अब आप बताइए रेशो क्या है? 2:2:1। तो अगर हम पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हैं, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रहे हैं। देखो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो 4 टाइप के मैंने अभी बताया, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस ने वो प्रॉफिट बचा के रख दिए थे, बट वो है तो पार्टनर्स के, है तो ओनर के लिए, पर वो बिजनेस ने अपने पास बचा के रख दिए बेटा, इसलिए वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो बिजनेस का प्रॉफिट नहीं था, वो ओनर्स का प्रॉफिट था, पर बिजनेस ने फ्यूचर पर्पस के लिए अपने पास बचा के रखा, इसलिए बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी था। बट आज जब ये प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाएगा, तो इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। और अगर आप जनरल रिजर्व को बेटा, जनरल रिजर्व कितना था आपके पास मेरे बच्चे? 18,500। अगर आप इसको 2:2:1 यानी 2/5, 2/5 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यानी मल्टीप्लाई करते हो, 18,500 की मल्टीप्लाई करते हो 2/5, 1/5, 2/5, 2/5 एंड 1/5 से, तो आपका अल्टीमेट जो आंसर सॉल्व करके आएगा ना, वो आएगा 7,400, 7,400 एंड 3,700। इतना मैं बेटा आप पे भरोसा कर सकता हूँ कि आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और याद रखना, क्लास 12th में जो भी बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर का, डिजिटल मोबाइल फोन्स का बिल्कुल यूज ना करें कैलकुलेशन का। ये एक तरीके से कैंसर की तरह काम करेगा, क्योंकि जब आप 12th में एंड में जब अपना बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, तो आपकी अगर आदत कैलकुलेटर की होगी, तो वहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपको हैंडमेड कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसलिए मेरे बच्चे के आपके कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रहे, तो आप घर में 5 मिनट अपना रोज रोज 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं कैलकुलेशन की, जिससे आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। पहले लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे बोलते हैं ना माइंड के अंदर मेंटली कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, जिससे कि आपकी ना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ पाए, ठीक है। तो इतना मैं आप पे सौंप सकता हूँ बेटा, ठीक है। चलो, तो हमने प्रॉफिट भी दे दिया, और देखो प्रॉफिट तो और कुछ है नहीं। एसेट साइड देखो, क्या कोई लॉस भी है? द रीजन बिंग, देखो एसेट साइड में ना 4 टाइप के ऐसे आइटम होते हैं जो राइट ऑफ करने होते हैं। एक होता है परचेज गुडविल, हाँ फर्म की गुडविल नहीं बेटा, परचेज गुडविल कह रहा हूँ, ठीक है, परचेज गुडविल मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी करा था। दिक्कत है तो प्रीवियस क्लास देख कर आ सकते हो बेटा। बट यस, एक परचेज गुडविल होती है, एक होता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, एक होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, एक होता है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये चारों आइटम ना बेटा हमें बैलेंस शीट से राइट ऑफ करने होते हैं। इनमें से 3 आइटम जो होते हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसको हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं, ये हमारे प्योर लॉस होते हैं। और एक होता है परचेज गुडविल। तो ये टोटल 4 आइटम्स होते हैं जिन्हें हमें राइट ऑफ करना होता है। क्या सर परचेज गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं होता? अरे बेटा, वो फिक्टिशियस एसेट नहीं, वो एक इंटेंजिबल
इंटेंजिबल एसेट होता है, वो तो जस्ट बिकॉज ऑफ AS 26 जो हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वो हमें बोलता है कि जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस दिन आपको इसे परचेज गुडविल को राइट ऑफ करना है, क्योंकि जो आपने दूसरे की जो गुडविल खरीदी है, दूसरे के बिजनेस को जो एक्वायर करा है, उसकी जो गुडविल आपने खरीदी है, जब आपने खरीदी थी तब तो आप ये सोच रहे थे कि उस बिजनेस का फायदा आपको मिलेगा, तो आपने उस गुडविल को, उस परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में एसेट दिखाया, तब तो ठीक था। पर आज जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो अब उस बिजनेस को भी आप ही का बिजनेस चला रहा है, तो उस परचेज गुडविल को अब अलग से दिखाने की बैलेंस शीट में जरूरत नहीं है, उसको राइट ऑफ करो। इसलिए परचेज गुडविल को ना हमें राइट ऑफ करना होता है बेटा। तो टोटल 4 आइटम्स होते हैं जिन्हें राइट ऑफ करना है, बट वो चारों के चारों आइटम हमें यहाँ नहीं दिख रहे। चारों के चारों इन एसेट साइड के जो आइटम्स होते हैं, लाइक लॉसेस वगैरह, परचेज गुडविल, इनको राइट ऑफ करने से ना बेटा पार्टनरों को नुकसान होता है, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है। देखो प्रैक्टिकली अगर एसेट कम करोगे, रिड्यूस करोगे, एसेट्स को राइट ऑफ करोगे, वो जो 4 मैंने अभी आइटम बताया वो एसेट साइड दिखाई देते हैं, तो वो अगर राइट ऑफ करोगे आप लॉसेस वगैरह, तो बिजनेस वो लॉस किनको देती है, पार्टनर्स को देती है राइट ऑफ करने पे। तो पार्टनर्स की ना कैपिटल रिड्यूस होती है बेटा। पर वो 4 टाइप के हमारे पास लॉस नहीं है, कोई लॉस हमें नहीं दिख रहा फिलहाल। ये हमारा पहला क्वेश्चन है बेसिक, तो यहाँ पे अभी हमें कोई लॉस नहीं दिख रहा बेटा, इसलिए दैट्स इट। हमने लुकआउट बैलेंस शीट देखा, बैलेंस शीट से लाइबिलिटी साइड से बस हमें जनरल रिजर्व ही दिखाई दिया। ये 4th आइटम था बेटा। 5th आइटम होता है कि कभी कभी पार्टनर बिजनेस के क्या लेकर जाते हैं, एसेट। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा बेटा, कहीं भी एडजस्टमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर बिजनेस का क्या लेकर जा रहा है, एसेट लेकर जा रहा है। तो अगर मान लो लेट बी सपोज अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर जाता, तो हम क्या करते बेटा, टू एसेट अकाउंट टू लिखते और एसेट अकाउंट लिखते, वो एसेट का नाम जो एसेट लेकर जा रहा है, लाइक स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मशीनरी टू मशीनरी अकाउंट। जो भी पार्टनर एसेट लेकर जा रहा है उस एसेट का नाम लिखते डेबिट साइड में टू एसेट अकाउंट करके, और उस पार्टनर का बेटा हम कैपिटल रिड्यूस कर देते। अगर एक्स लेकर जाता है एक्स की कैपिटल कम कर देते, वाई तो वाई, जेड तो जेड। क्योंकि देखो बिजनेस का एसेट लेकर जा रहे हो बट बिजनेस को पैसे नहीं दे रहे, तो बिजनेस क्या बोलेगी, एक तो तुम हमारा एसेट भी लेकर जा रहे हो ओनर्स, और बदले में पैसे भी नहीं दे रहे हो, तो हम तुम्हारी कैपिटल क्या करेंगे, कम। बट यहाँ पर कोई पार्टनर एसेट लेकर नहीं जा रहा, तो 5th पॉइंट में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। और 6th पॉइंट हमारा जो होता है बेटा लास्ट, वो होता है हमारा रिटायरिंग पार्टनर का लोन। तो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना मेरे बच्चे, हम वाई का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो वाई जो पार्टनर है ना, देखो हम उसका क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट का ही क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड बड़ी होती है बेटा। तो अगर हम क्रेडिट का टोटल करेंगे ना, तो सारे जो क्रेडिट फिगर्स हैं वाई के वो ऐड करो, तो ऐड कर टोटल कितना आएगा बेटा, 95,400। तो जो क्रेडिट का टोटल है ना, वही डेबिट का टोटल भी हो जाएगा। तो वाई का डेबिट का टोटल आ गया 95,400। अब वाई का बेटा अगर डेबिट साइड में देखें तो एक्सपेंसिव कितना हुआ है, 4,400, जो रिवोल्यूशन का लॉस हमने वाई को दिया था। तो 95,400 में से अगर 4,400 अगर हम लेस करते हैं ना बेटा, तो वाई के अकाउंट में डेबिट साइड में कितना बैलेंस बच रहा है, 91,000। इट मीन्स कि यह अमाउंट हमें वाई को पे करना है। पर क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एडजस्टमेंट में ये नहीं लिखा हुआ है कि हम वाई को कुछ पेमेंट कर रहे हैं मेरे बच्चे, इसलिए वाई का जितना भी ये बैलेंस आएगा ना 91, ये हम क्या कर देंगे, उसे लोन की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू वाइज लोन। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकली वाई के लिए, मतलब ये हमने बैलेंस निकाला और इस बैलेंस को 91,000 को हमने अपना लोन बोल दिया। मतलब अब वाई पार्टनर तो नहीं रहा, तो वाई का जितना भी पैसा बिजनेस में है उसको लोन माना जाएगा। क्या सर ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी भी बनेगी? यस, आगे जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, जो कि बनाएंगे अभी देखना, तो वहां पे हम वाई के लोन को लाइबिलिटी भी दिखाएंगे। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया बात। अब हम वैसे ही एक्स और जेड का भी बैलेंस निकालेंगे बेटा। तो हम एक्स और जेड का टोटल करेंगे एज यूजल। क्रेडिट साइड बड़ी होनी है बेटा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, तो क्रेडिट साइड बड़ा होगा। तो एक्स का बेटा हमने क्रेडिट साइड टोटल करा तो 89,400 आया। जेड का क्रेडिट साइड टोटल करा तो 79,200 आया। तो जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो गया बेटा। और अगर हम एक्स के डेबिट के टोटल से 89,400 से 18,667 जो गुडविल दी थी एक्स ने, और 4,400 का लॉस अगर लेस करते हैं, तो बेटा बैलेंस कितना बचता है एक्स में, 66,333। और सिमिलरली अगर जेड का डेबिट का टोटल है 79,200, और 79,200 में से अगर हम 9,333 का बैलेंस जो जेड ने गुडविल पे करी थी वाई को, उसे लेस करते हैं, और 2,200 का रिवोल्यूशन का लॉस लेस करते हैं, तो बैलेंस कितना आता है बेटा, 67,667, जो कि जाना जाएगा क्लोजिंग बैलेंस यानी टू बैलेंस कैरी डाउन कर करके।
और बेटा इसको लोन नहीं बोलेंगे क्योंकि एक्स और जेड आगे भी पार्टनर रहेंगे, तो उनका जो बैलेंस बचेगा लास्ट में वो कैरी डाउन बैलेंस होगा, और नेक्स्ट ईयर ये एज अ ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो बात समझ में? तो ये जो क्लोजिंग है ये आगे जाके क्या बनेगा, ओपनिंग, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाल दिए एक्स और जेड के कैपिटल के। बोलो क्लियर है? तो इसमें टोटल 6 आइटम्स आती है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर हमारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, थर्ड होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फोर्थ होता है लुकआउट बैलेंस शीट। देखो 4 टाइप के प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट्स है। फिफ्थ पॉइंट पे आता है जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कराया था कि कभी कभी पार्टनर एसेट लेकर जाता है, तो एसेट लेकर जा रहा है तो उस पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर दो अगर लेकर जा रहा है तो। एंड सिक्स पॉइंट में हम निकालते हैं यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का लोन। अगर हम रिटायरिंग पार्टनर को पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर का लोन निकालते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर आया था 91,000 वाई का लोन। फिर उसके बाद लास्ट में हम एक्स और जेड का कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं, यानी पार्टनर्स जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। खैर ये तो लास्ट में हम निकाल ही सकते हैं, तो हमने इसको पॉइंट के अंदर कंसिडर नहीं रखा हुआ। तो टोटल हमारे पास 6 पॉइंट है। बोलो क्लियर हो गए? फिर इसके बाद हम बना रहे हैं बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेटा दो साइड है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। बात करी जाए तो बेटा हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, आप तो चाहे एसेट साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं मेरे बच्चे, बट मेरी आदत है मैं लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करता हूँ। तो लायबिलिटी साइड में बेटा हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे सबसे पहले। किनका कैपिटल अकाउंट लिखेंगे? एक्स और जेड का। एक्स और जेड का बेटा हम कैपिटल अकाउंट निकाल चुके हैं। एक का निकाला है 66,333, एक का निकाला है 67,667। कॉपी करेंगे बेटा, यहाँ पर इनर कॉलम में लिखेंगे, टोटल करके बाहर लिख देंगे। तो कैपिटल कितनी आ गई टोटल एक्स और जेड के टोटल करके 1,34,000। तो ये प्रेजेंटेशन वाइज ना अच्छा लगता है बेटा देखने में। एक्स और वाई की कैपिटल सेपरेट लिखी बट टोटल कर बाहर भी लिख दी, तो टोटल भी पता चल रहा है और सेपरेट कैपिटल भी पता चल रही है एक्स और जेड की। फिर उसके बाद हम कौन सी लाइबिलिटी लिखेंगे बेटा? उसके बाद हम लिखेंगे वाइज लोन। आपको पता है कि हमने वाइज का बैलेंस निकाला था 91,000, पेमेंट हम कुछ कर नहीं रहे, तो जितना भी उसका बैलेंस अमाउंट है बेटा वो लोन माना जाएगा, और उसको हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे 91,000। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उसके बाद और लाइबिलिटी अगर आपको पता करनी है, दो दो तो चलो आपको यहीं से पता चल गई, कैपिटल और लोन, वो तो आपने लिख दिया, पर बाकी रिमेनिंग लाइबिलिटीज ना आपको क्वेश्चन से पता चलेगी। कैपिटल आप लिख चुके हो नई बैलेंस शीट में अपडेट कर, रिजर्व आप बांट चुके हो तो ये तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा बेटा, पार्टनर के बीच में बांट चुके थे। क्रेडिटर्स बेटा ये जाएंगे आपके बैलेंस शीट में क्योंकि ये लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो ऐसे में मेरे बच्चे अगर हम बात करें क्या इनमें कोई चेंजेस हुए, तो कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, तो ये एज इट इज, जब हमने बैलेंस शीट बनाई तो ये एज इट इज हमारे बैलेंस शीट में अपेयर हो गए 49,000 से। बात करें एसेट साइड की बेटा, तो एसेट साइड में ना हमारे पास इन्होंने पहले करंट एसेट्स दिए हैं और फिर नॉन करंट एसेट यानी फिक्स एसेट दिए हैं। फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट वो होते हैं बेटा जो लॉन्ग टर्म पर्पस तक हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं, यानी जिनका टाइम ड्यूरेशन 1 साल यानी 12 महीने से ऊपर का होता है, ये बिजनेस में 1 साल से अधिक के लिए रहेंगे। और करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं बेटा जो बोलते हैं ना कि 12 महीने से पहले पहले या तो यूटिलाइज हो जाएंगे या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम ना बेटा बैलेंस शीट में ना पहले फिक्स एसेट लिखते हैं, तो पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग। और देखो बिल्डिंग में ना किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो देखो बैलेंस शीट जब मैं बनाऊंगा, न्यू बैलेंस शीट 31 मार्च 2016, या आप 1 अप्रैल 2016 भी लिख सकते हो, जिस दिन पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन का अंतर होता है, इसे ट्रांजिशन डेट भी कहते हैं बेटा। तो 31 मार्च 2016 लिखो या 1 अप्रैल 2016 लिखो, नई बैलेंस शीट में बात सेम ही है, ठीक है। तो बिल्डिंग बेटा कितना है? 2,07,000 का हमने आउटर कॉलम में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं था, आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास क्या था? पेटेंट। बताइए पेटेंट कितने रुपए का था? पेटेंट था हमारे पास 9,000 रुपीज का। क्योंकि ये बेटा वैल्यूलेस हो रहे हैं, तो मेरे बच्चे हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमने पेटेंट लिखा 9,000 इनर कॉलम में और लेस करा दिया रिवोल्यूशन अकाउंट। इसका रीजन था बेटा क्योंकि हमने चीजें रिवाइज करी रिकॉन्स्टिट्यूशन में, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू हमने अपने पेटेंट को पूरा लेस करा दिया और पेटेंट की वैल्यू बना दी नील। बोलो बात समझ में आ गई? सर जब पेटेंट की वैल्यू नील ही हो रही थी तो पेटेंट लिखते ही नहीं, वो भी सही था बेटा, पर अगर आप एक्सप्लेन कर देते हो ना चीजों को तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो हमने एक्सप्लेन करके दे दिया एग्जामिनर को कि पेटेंट की वैल्यू नील कैसे बनी। बोलो समझ में आ गई बात? यस। फिर उसके बाद ना देखो हमारे फिक्स एसेट तो खत्म हो गए, नॉन करंट एसेट तो हो गए, कर लिया हमने उनका काम। अब हमारे पास बचे करंट एसेट। तो स्टॉक बताइए, स्टॉक कितने का है? 42। क्या स्टॉक में किसी भी तरीके का कोई चेंज आ रहा है? द आंसर इज नो। तो देखो स्टॉक हमने आउटर कॉलम में लिख दिया डायरेक्ट 42,000। बोलो बात समझ में? उसके बाद बेटा फिर हमारे पास है डेटर्स। पर क्या डेटर्स में चेंज आ रहे थे? हाँ, डेटर वैसे तो हमारे 19,000 के थे, ऐसे कस्टमर जिनसे हमें पैसा लेना है,
तो वो डेटर तो हमारी 19,000 से तो पुरानी बैलेंस शीट में, पर जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उस दिन पता चला एडजस्टमेंट में कि 2,000 रुपए के बैड डेट हो गए, यानी 2,000 के डेटर ऐसे हैं जो आपको पैसे देने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, डेटर लिखेंगे 19,000, लेस कर देंगे बैड डेट 2,000 रुपीज, और हम अपने नेट डेटर्स बाहर दिखा देंगे 17,000 से, यानी ऐसे डेटर जिनसे हमें पैसे मिलने की पूरी पूरी गुंजाइश है, तो वो 17,000 के डेटर्स हो गए। बोलो क्लियर हो गया। फिर इसके बाद बेटा और क्या दिख रहा है आपको, कैश। और देखो कैश हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में कितना था, 8,000, तो अभी भी 8,000 ही रहेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना हम रिटायरिंग पार्टनर को एक भी अमाउंट पे ही नहीं कर रहे, तो जब पे ही नहीं कर रहे तो कैश में कोई चेंज होगा भी नहीं। और सर अगर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर तो कैश बैलेंस सेम ही आएगा ना, द आंसर इज यस, कैश बैलेंस सेम आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आ गई। अब आप टोटल करेंगे बोथ साइड, पर टोटल करने से पहले आपको मेरा एक काम करना है, आपको अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रॉस वेरीफाई करना है। तो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखें बेटा, तो हमारे पास दो एडजस्टमेंट्स हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लॉस कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लॉस एक बैलेंस था जो आपने निकाला, ठीक है, पर एडजस्टमेंट हमारे पास रिवोल्यूशन में दो थी, तो ये दोनों के दोनों एडजस्टमेंट ना आपके बैलेंस शीट में भी हुई होंगी। देखो, तो एक पेटेंट में हुई है और एक डेटर्स में हुई है, तो दोनों एडजस्टमेंट आपने कर ली, तो इसका मतलब है आपने रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट भी यहाँ ले रखा है, मतलब आपने रिवोल्यूशन के कोई भी पॉइंट यहाँ पर छोड़े नहीं है। तो अब आप टोटल करिए। तो ऐसे में मेरे बच्चे अगर आप टोटल करेंगे लाइबिलिटी साइड का, तो सारी फिगर्स जोड़ दीजिए लाइबिलिटी के, तो यार है 2,74,000। सिमिलरली एसेट की भी अगर आप सारे फिगर्स को जोड़ते हो, तो एसेट का बैलेंस भी कितना आ रहा है, 274, और क्योंकि दोनों ये मैच हो गए, तो अब मैं मान सकता हूँ कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो बोलो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। एक छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, जो कि हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था, मतलब ये हमारे फुल फ्लैज क्वेश्चन की सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो इजी था, सिर्फ आपको थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़ा बोलते हैं ना कि पॉइंट्स एडजस्टमेंट ज्यादा आते चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है बेटा। तो यहीं पर बेटा आज फिर मैं अपनी क्लास स्टॉप करता हूँ। अब अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो बेटा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं एज फास्ट पॉसिबल आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट बेटा आप ये वीडियो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में, अपने लोकेलिटी के बीच में शेयर करें बेटा, बताएं कि हमारे सर पढ़ाते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं वर्थ इट हूँ, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी के बीच में, अगल बगल आप लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना वीडियो बेटा ये लोगों के बीच में पहुंचेगी उतना बच्चों का भला हो पाएगा। मेरा बेटा कोई मतलब नहीं है, बस मेरा एक ही मतलब है आप लोगों से, कि जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम्स होगा ना, आप जब पेपर देकर जब बाहर आओगे, तो जब आपके चेहरे पे स्माइल होगी ना, बस वही स्माइल से मुझे मतलब है बेटा। तो इसलिए जितना हो सके मेरे बच्चे, आप पढ़ें, मेहनत करें, और इस वीडियो को शेयर, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो मेरे बच्चे मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सयो ना।